हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा आज से टाइटन क्रैश कोर्स में जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज दी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये मानकर चलिए बेटा इस पोर्शन से इस बार क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी। हर साल 2 3 4 क्वेश्चन तक पूछे आते हैं, इस बार मानकर चलेगा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है इस अकेले चैप्टर से होंगे। सोचिए 90 में से 4 से 5 क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से हो सकते हैं, इसलिए एकदम हमको अटेंटिव होकर इस चैप्टर को सुनना है, अच्छे से पढ़ना है बेटा हमको, ठीक है ना। तो इसमें हम कोशिश पूरी करेंगे कि जो भी हमारा एनसीईआरटी में 100% उसको हम कवर करते चले, समझते हुए भी चले हम, ठीक। तो अभी तक बेटा यदि आप देखेंगे तो कई सारे चैप्टर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हमने हर एक चैप्टर में जो है पूरा एनसीईआरटी कवर किया है और आपको उसका और आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। जो बच्चे डीपीपी लगा रहे हैं उनको समझ में बात आया है कि बेटा कि बहुत सारे क्वेश्चन उन पर बेस्ड हमने लगाए हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमको 10% क्वेश्चन ऐसे भी लगाने पड़ेंगे जो थोड़े से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से डिराइव क्वेश्चन है या थोड़े से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। सेफर साइड हमेशा वो बेटर होता है। तो चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं हम, ज्यादा समय क्योंकि लंबा चैप्टर है बेटा, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हेल्थ के बारे में। जो कॉन्सेप्ट है कि हेल्थ है क्या, यानी पुराने समय आयुर्वेद से लेकर हम बात करें, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें, हिप्पोक्रेट की बात करें, हम के जो मेडिसिन के आधुनिक मेडिसिन के फादर कहे जाते हैं उनकी बात करें हम, तो उनका बोलना था कि जो है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। माना था कि बॉडी में कुछ जो है वो केमिकल्स होते हैं, कुछ ह्यूमर्स होते हैं और वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं और ये बैलेंस ही जो है वो एक ऐसी अवस्था होती है शरीर का, बॉडी एंड माइंड का। मतलब ये बात तो शुरू से मानते आ रहे थे कि हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का हमारी बॉडी से गहरा कनेक्शन है, ठीक है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा डिप्रेस होना, दुखी होना आपके शरीर को भी अफेक्ट करता है क्योंकि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं। जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब पुराने समय के लोग मानते थे कि भैया बुखार क्यों आता है व्यक्ति को, कई व्यक्तियों की तासीर, मम्मी देखना कभी गौर करना कि घर में कई बार मम्मी बोलती है या दादी बोलती है कि ये मत खाओ, इसकी गर्म तासीर होती है, इसकी ठंडी तासीर होती है। आज भी लोगों को इस बात का यकीन है कि दही खाने से गला खराब हो जाएगा, ठीक है, लस्सी पीने से ऐसा हो जाएगा। ठंडे देखो टेम्परेचर यदि बहुत ठंडा है तो उससे आपका गला खराब हो सकता है, लेकिन केवल दही खाने से कुछ हो जाएगा, या आपने जैसे कोई कहते हैं कि भाई आपने खरबूजा मस्त मेलन खाया, गर्म तासीर का होता है, तो ऐसा जो है वो पुराने बिलीफ है सारे के। तो अभी भी जो है हम ऐसा कहते हैं, पहले लोग मानते थे कि जिन लोगों की हॉट पर्सनालिटी है, मतलब हॉट का मतलब ये वाला हॉट नहीं जो आप बोलते हो कि यू आर लुकिंग हॉट, वो नहीं, कि वो वाला हॉट नहीं। हॉट का मतलब है पसीना अधिक आता हो, घबराहट छूटती हो, ठीक है, स्वेटिंग होती हो अधिक, वो हॉट की बात है, सच्ची वाला हॉट की बात है, ठीक है, नकली वाले हॉट की बात नहीं चल रही है। तो बुखार आता हो तो मानते थे कि भाई शरीर में काला पित्त हो बढ़ गया, ठीक है, यानी ब्लैक वाइल होता है बॉडी में, वो बहरा होता है और वो बढ़ गया, ऐसा लोग मानते थे, ठीक है। बाद में विलियम हार्वे ने कहा कि भैया काला पीला, ब्लैक बाइल, येलो बाइल ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्लड है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो उन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की इन्होंने खोज कर लिया किसने, विलियम हार्वे ने। और उन्होंने इसके अलावा थर्मामीटर से का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने टेम्परेचर को लेने के लिए बताया उन्होंने कि जिस व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर हायर साइड है, इसको फीवर है, उसकी बॉडी में कोई ब्लैक बाइल नहीं है। तो मतलब एक प्रकार से उन्होंने जो है वो डिसअप्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी बॉडी में केवल एक ही फ्लूइड बहता है, वो है ब्लड है, और आप जो है वो व्यक्ति का अलग अलग समय पर आप टेम्परेचर ले लीजिए, आप ब्लड के फ्लो में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, कोई ब्लैक बाइल जो है वो नहीं बहता है। तो ऐसा कहकर जो है वो विलियम हार्वे ने उनकी कॉन्सेप्ट को अस्वीकार कर दिया। तो याद रखना बेटा, विलियम हार्वे डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और यूज द थर्मामीटर, ठीक है, टू डिसप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। क्लियर, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपसे कहा है बेटा कि सुबह उठकर सबसे पहले अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए। हमारे को जो सिखाया गया है प्रार्थना करना, पूजा करना, ठीक है, इबादत करना, ठीक है, गॉड के सामने प्रे करना, तो ये सब जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बताया गया था। हमने धर्म को इतना ऊपर बना दिया हमने कि आज उसके नाम पे हम जो है वो लड़ने भी तैयार रहते हैं। सच्चाई तो यह है कि पुराने समय के लोग समझ चुके थे कि आपके दिमागी शांति जो है आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए मेडिटेशन करना, चाहे आप इबादत करें, चाहे आप प्रार्थना करें, चाहे आप जो है प्रे करें, जो भी जरिया है उस जरिए से आप क्या करते हैं, आप जो है अपने ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करते हैं बेहतर प्रकार से। माइंड आपका इन्फ्लुएंस करता है आपके नर्वस सिस्टम को, और के थ्रू वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का कनेक्शन इम्यून सिस्टम से होता है, इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है। इसका मतलब जो है कि आपका
जहां पे आपका अच्छी सोच रहेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तो आप अपने आप को भी बेहतर फील करेंगे आप, ठीक है। फिर जो बीमारियां होती है, जो हेल्थ होती है, हेल्थ पर किस चीज का असर पड़ता है भाई? हेल्थ पर असर पड़ता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, के जो अनुवांशिक कई बीमारी ऐसी होती है जो बाई बर्थ होती है। अब उनके लिए तो मैंने को बताया बेटा बायोटेक्नोलॉजी में कि हम फिर जीन थेरेपी वो सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस, भाई कोविड-19 क्या है? कोविड-19 इज ए इन्फेक्शन, वायरस से होने वाला वायरल इन्फेक्शन है उठ के। और लाइफ स्टाइल कि खूब खाए जा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं बैठ करके, तो बोलते हैं काउच पोटैटो, बोलते हैं लोग, एक वर्ड यूज करते हैं काउच पोटैटो, मतलब कि काउच में बैठ गए और खुद जो है आलू का चिप्स खा खा के खुद आलू बन गए। एंड वो चिप्स में तो क्या होता है, आलू पतला पतला होता है वो, ठीक है, खाते जाओगे तो गोल गोल हो जाओगे आलू जैसे के। तो कहने का मतलब ये है कि अब मेरे को मत बोलना कि सर आप भी तो गोलू बोलू हो गए उठ के, अब क्या करें यार, पहले अच्छा खासा वर्कआउट करते थे पहले, ठीक है, अब बाहर जाना, खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं क्योंकि एयर बॉर्न वायरस हो गया है, एयर प्यूरिफायर ऑन रखना पड़ता है, जितना बन पड़ता कर रहे हैं। अब तो हमारी तरफ मत देखो, हम बोल रहे हैं आलू, मतलब अभी हम आलू नहीं बने, ठीक है, प्रगति पर हैं लेकिन बने नहीं है। तो कहने का मतलब ये लाइफ स्टाइल का बड़ा फर्क पड़ता है कि आप जो है टेंशन में रहेंगे, आपको तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको अधिक शुगरी सब्सटेंस खाएंगे, अधिक आपका वेट बढ़ेगा, और आप जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ डायबिटीज ऑलवेज, ठीक है। तो ये हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं बेटा के। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, हेल्थ का असली मायना क्या होता है? तो हम कहते हैं कि हेल्थ का असली मायना होता है ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, के एक ऐसी अवस्था जहां पर आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, मेंटली फिट हो। अब आप मान लीजिए आप 6 फीट के हैं, लंबे हैं, अच्छे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर 2020 में एक जो है बॉलीवुड का एक स्टार, बड़ा चर्चित स्टार, ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज में काम किया, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत, वो एकदम फिजिकली एकदम फिट थे, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई कि उनको कोई डिप्रेशन हुआ, कोई अब क्या सच है क्या झूठ है ये आज भी हम नहीं जानते इस बात को, लेकिन जो अब तक जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसा है। चलो उनकी बात ना भी करें तो मैं ये बोलूंगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं पर मेंटली डिप्रेशन है, प्रॉब्लम में है के, तो मेंटल हेल्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है के। फिर सोशल वेलबींग, कई लोग ऐसे मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, लेकिन समाज में जो है वो अपना पोजिशन, वो हमेशा परेशान रहते हैं इस बात को लेके, क्योंकि सोसाइटी में जो है उनको उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी व्यक्ति को जज करना होना तो उसका एक तरीका, सबसे कायदे में तो जज नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं किसी व्यक्ति को आपको जज नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को आपको जो है वो लेवल नहीं कर देना चाहिए। परंतु एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो उसके दोस्त उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके पास्ट रिलेशनशिप क्या, यदि किसी व्यक्ति के 1 2 3 ब्रेकअप हो चुके हैं और वो रोग आके कहानी सुना रहा है सहानुभूति लेने के लिए, तो मानकर चलिएगा कि अगला ब्रेकअप आपके साथ होने वाला है, ठीक है, ये मानकर चलिएगा इस बात को, क्योंकि एक व्यक्ति की अपनी टेंडेंसी होती, कई बार एक व्यक्ति का होता है कि वो रिलेशनशिप में जो है ना एक लेवल के बाद जो है वो अजीब और गरीब वियर्ड बिहेवियर करता है, और ये असामान्य बात नहीं, कई लोगों के। लेकिन जो व्यक्ति यदि अपने उसके रिलेशनशिप अपने दोस्तों से अच्छे हैं, अपने पेरेंट्स से अच्छे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में अच्छे हैं के, और वो व्यक्ति जो है वो ट्रस्टवर्थी का है, मतलब ये देखो हर बार ये गोल्डन रूल होगा ये बात नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि एक रफली एक अंदाजा लगता है व्यक्ति का कि कोई चिड़चिड़ा आदमी है, शुरू से लड़ रहा है जो छोटी छोटी बात पे, तो वो लड़ेगा जरूर। आप उसको ये नहीं सोच सकते कि आपसे कुछ अजीब अलग व्यवहार करेगा, वो आपसे भी वैसे ही व्यवहार कर सकता है। तो सोशल रिलेशनशिप का तो हेल्थ का मतलब केवल जो है वो फिजिकली फिट, बुखार नहीं है तो मैं हेल्दी, ऐसा नहीं है। बुखार नहीं है, तुम खुश हो और तुम्हारे सबसे संबंध ठीक है तो तुम हेल्दी हो, समझ गए बात को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर हेल्दी पीपल क्यों जरूरी होते हैं किसी भी देश के लिए? भैया देखो ऐसा है कि जो कनाडा जैसे कंट्रीज है, कनाडा की बात करें हम, नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें हम, के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, ये देश जो है अपने आम पब्लिक के हेल्थ के लिए जमकर खर्चा करते हैं। चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, सिंगापुर हो, ये बड़ा पैसा खर्च करते हैं अपनी पॉपुलेशन को हेल्दी बनाए रखने के लिए। इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत अच्छा है। हमारा तो ऐसा है कि हमारे यहां पे हेल्थ सबसे आखिर में आता है। घर के अंदर जब बजट बनता है तो कौन ऐसा है परिवार में जो 1000 रुपया डॉक्टर की फीस, दवाएं उसके लिए अलग से रखेगा? यदि घर में कोई क्रोनिक पेशेंट है, मान लीजिए मदर इन लॉ है या जो है दादी हैं, नानी हैं, उनके लिए मान लो कि भाई इनकी 2000 रुपए की दवा आती है डायबिटीज की, वो बात अलग है। पर नॉर्मली जो है नॉर्मल ऑकेजनल उसके लिए लोग बाग नहीं रखते हैं।
तो हमारे यहां पे हेल्थ को हमने लास्ट प्रायोरिटी रखा है। सरकार के लिए भी हेल्थ लगता है अरे फालतू का खर्चा है, सरकारी अस्पताल में जो चल रहा है चलने दो। हमारे यहां का सरकारी हॉस्पिटल लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास। आपके पास यदि पैसा नहीं है, कोई समस्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो पाया, तो सरकारी हॉस्पिटल हमारे यहां पे आखिरी चॉइस होता है। जबकि अभी कनाडा आप जाएं, आप कहीं जाएं, तो वहां पे सरकारी हॉस्पिटल पहली चॉइस होता है कि भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाए, क्योंकि वो बेस्ट पॉसिबल है। सरकार इतनी बड़ी गवर्नमेंट, हजारों लाखों करोड़ का बजट है, वो सरकार सपोर्ट कर रही है उसको भाई, तो वो तो बेहतर होना ही चाहिए। मैं कहता हूं जो सरकार है, सरकारी हर चीज बढ़िया होना चाहिए। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, मतलब वो तो चमचमाते हुए होना चाहिए। अरे किसी एक निजी आदमी के पास इतना पैसा कहां से आया? सरकार के पास ज्यादा पैसा है, सरकार के पास ज्यादा पैसा है, हमारे पास तो कम पैसा है। यदि मैं अस्पताल खोलूं तो क्या मैं भारत सरकार से मुकाबला कर सकता हूं? अरे कैसे कर सकता हूं भाई, भारत सरकार तो भारत सरकार है, वो चाहे तो चमचमा दे पूरा। विल चाहिए, लोगों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिखी है, इन्हीं की पुस्तक लिखी हुई है, सरकारी पुस्तक के। हेल्दी पीपल होंगे, अधिक इफिशिएंटली काम करेंगे, अधिक प्रोडक्शन होगा तो और कंट्री के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हम हेल्थ में और इन्वेस्ट करेंगे, लोगों की और की लाइफ बढ़ेगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा, लोगों की औसत आयु बढ़ेगी, और काम करेंगे। वो पहले 60 साल में पेंशन ले रहे थे, अब बोलेंगे भाई नहीं, हम तो पेंशन नहीं चाहिए, हम तो काम करेंगे देश के लिए, 80 साल तक काम करेंगे हम। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने जो है वो ब्रिटेन की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उनका मैंने स्पीच सुना। 95 ईयर की है वो, 95 साल की महिला है, और वो बता रही है कि मेरी सरकार ने ये किया वो किया। अभी उनका ओपनिंग सेशन जो G7 का समिट के दौरान की बात है शायद उसकी, तो उन्होंने जो है उनके मैं आश्चर्य कि 95 साल का आदमी इतना अच्छा बोल रहा है। क्वीन है वो, आप बोलोगे सर क्वीन है, अरे क्वीन है तो बॉडी तो शरीर तो उनके भी है ना, हार्ड मास की तो बनी है वो क्वीन, लेकिन हेल्थ का लेवल होना चाहिए। हमारे यहां पे 80 साल का आदमी एकदम चाहे वो एक्टिव रहे, वो लेवल होना चाहिए, तो देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? आप बोलते हो आदमी लाइबिलिटी, अरे मैं कहता हूं आदमी, आपका भारत देश का आदमी आपके लिए पूंजी है, पूंजी। तुम उसको यदि धोती में रखोगे, गरीब रखोगे, तो तुम्हारे लिए वो लाइबिलिटी है। भारत सरकार से बोल रहा हूं ये बात में, ठीक है, तुम उसको लाइबिलिटी बना दो या तुम उसको पूंजी बना लो, तुम पे डिपेंड करता है। हीरे को भी तराशोगे नहीं ना, तो हीरे का वैल्यू नहीं होता है। तराशिए अपने नागरिकों को, देखो आप, चमत्कार है, 130 करोड़ भारतीय जो है ना, वो हर एक हीरा है चमचमाता हुआ, जैसे ही बाहर निकलेगा ना, दुनिया में नंबर 1 होगा इंडिया। ठीक है, खैर, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना, नहाना धोना, साफ सफाई रखना, अपने आसपास की साफ सफाई रखना, के रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब हेल्थ को मेंटेन करने के तरीके होते हैं बेटा। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि हमको जो है बीमारियों के बारे में जानकारी होना चाहिए, हमें बॉडी फंक्शंस कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन के बारे में आया और लोगों ने ऐसा हल्ला मचाया, अभी वैक्सीन लगवाने के बाद तो ऐसा हो रहा है, मेरे गांव के पास में 3 लोग हैं, उनने वैक्सीन लगवाया, वो नहीं बचे। अरे मैंने बोला उन 3 लोग के नाम बताओ, नाम बताओ, मैंने किसी ने मुझे मैसेज किया, तीनों के नाम बताओ, पिताजी का नाम बताओ, एड्रेस बताओ। मैं बात करूंगा सीरम इंस्टीट्यूट से, मैं बात करूंगा भारत बायोटेक से, देखते हैं कैसे नहीं वो एड्रेस करते हैं चीज को। ना आपने नाम दिए, ना पता बताया, बस ऐसी कहानी सुना दी आपने कि वो आया। अरे भाई क्या था उसको, कौन इन्फेक्शन था, क्या हुआ उसको, के वैक्सीन पे नाम लग गया। अब वैक्सीन क्या होता है, बड़ी छोटी क्लास का बच्चा जानता है कि वैक्सीन इज एटेन्यूएटेड कल्चर। वैक्सीन बीमारी पैदा नहीं कर सकता है, वैक्सीन आपके सिस्टम को इंड्यूस कर सकता है सिर्फ। ये बात अलग है, वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पर वो इतना कॉमन है कि आप वैक्सीन ना लगाएं तो वो तो गड़बड़ मामला है। तो मतलब प्रॉपर जानकारी होना भी बहुत जरूरी है चीजों के लिए। के फिर अपने फूड को लेके कि भैया खुला हुआ समोसा जिस पर तमाम मक्खियां आके बैठ गई हैं, और मक्खियां बता दी आके कि भैया ठीक है समोसा ठीक बना कि नहीं बना, हाँ मक्खी चेक कर ली समोसे को। आपको क्या लगता है जो स्ट्रीट फूड होता है उस पर मक्खियां आके बैठती है, तो मक्खी का टेस्ट करने आती है, भजिया बढ़िया बन गया, ठीक है अब तुम इसको बेच सकते हो, मैं जा रही हूं, मैं देख ली, चेक कर ली हूं। अरे भाई कोई मेन शेफ थोड़ी ना है वो तो खाने आए थे, अपना जो भी जर्म है वगैरह लगा दिया, अब तुम खा रहे, तुम्हें लग रहा है कि तुम 5 रुपए का भजका जो है वो समोसा खा रहे हो और बड़ा बेहतरीन मस्त बना है, तुम्हें पता नहीं है उसके साथ फ्री क्या क्या मिला हुआ है। फ्री मिला हुआ है टाइफाइड, उसके साथ में कॉलरा भी हो सकता है, साथ में बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो है वो उसके साथ में मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और हम तो हैं ही, हमको तो मुफ्त मिलेगा तो जरूर ले लेंगे हम।
ठीक है ना, खुशी खुशी ले लेंगे। तो ऐसा ना करें कर, तो इसलिए जो है पर्सनल जो हेल्थ को लेकर भी जो हाइजीन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। वेक्टर कंट्रोल की बात करें, अभी हमारे एक उत्तराखंड के एक्स सीएम हैं, बिल्कुल बोलूंगा मैं, उन्होंने बयान दिया वायरस को भी जीने का अधिकार है, वो भी तो एक जीव है। अरे भैया तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो भाई, तुम तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, तुम तो इतने ज्ञानी आदमी हो कि तुमको तो धरती जो सीधा तुमको जो है तुम्हारा को जो है वो एक म्यूजियम में रख देना चाहिए बंद करके, कि तुम ये ज्ञान लाए कहां से कि वायरस भी एक जीवित प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है, और हम उसके पीछे लगे, वो हमारे आगे आगे दौड़ रहा है इसलिए बदल रहा है। वाह, धन्य है देश कि ऐसे महान नेता हम चुनकर बैठे हैं और सोचते हैं कि ये आपका कुछ अच्छा करेंगे। अरे भैया इनको कक्षा 1 में डालो, पहले पढ़ाओ इनको कि पढ़ो पहले, दादा पढ़ ले, तू इतना बड़ा नेता बन गया, थोड़ा पढ़ लेता कम से कम तो जीवन में कुछ भला हो जाता। अरे तुम सीएम बने, तुम कल को पीएम भी बन सकते थे ना, थोड़ा तो पढ़ लेते, थोड़ा मतलब 5वीं 8वीं का नॉलेज तो चाहिए ना यार। खैर पुराने जमाने के लोग हैं, उनके बहुत फॉलोअर भी होते भैया, ऐसा थोड़ी ना कि बहुत फॉलोअर होते हैं उनके लोगों के, है ना। खैर वो अपनी जाने यार, हम नए जमाने के लोग हैं, अपनी अकॉर्डिंग बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। चेक कर लिया करो किसको वोट दे रहे हो भाई ना, कोई भयंकर आदमी आया जो भयंकर साइंस लेके अपना एक नए विज्ञान लेके आ गए सामने। खैर तो छोड़ो, तो अरे मजा आता है इन लोगों की बातें सुनो। आप देखो ये अपने आप में एक इंटरटेनमेंट, चलते फिरते कपिल शर्मा से अच्छा इंटरटेनमेंट करते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, तो क्या होगा बेटा, यदि बॉडी का कोई ऑर्गन जो है ठीक से काम नहीं करेगा, उसका फंक्शनिंग अफेक्ट है, कोई सिस्टम अफेक्ट है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोई ना कोई सिम्टम्स आएंगे, उसे साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे कि कैसे कि उंगलियां, आपको देखा कि भैया फिंगर्स जो है वो नीले नीले पड़ रहे हैं, नोज नीला नीला हो रहा है, पर्पल ब्लूइश टाइप का दिखाई पड़ रहा है, होंठ ब्लूइश हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो रही है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई फॉल्ट आ रहा है, साइनोसिस का सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, उंगलियां पीली पड़ गई हैं, आंखें पीली पड़ गई हैं, इक्टरस मतलब जॉइंडिस हो सकता है व्यक्ति को, तो कोई ना कोई साइन सिम्टम बीमारी के हमें दिखाई पड़ते हैं के। और याद रखिएगा हम कह सकते हैं कि यदि साइन सिम्टम आ रहे हैं, कोई ऑर्गन इफेक्टिव ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम बीमारी की अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। बीमारियां जो है वो संक्रामक और असंक्रामक दोनों प्रकार की हो सकती हैं, इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाती हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिशेबल डिजीज होती हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, इन्फेक्शस डिजीज कहते हैं बेटा, और ये बड़ी कॉमन होती है, हम सब लाइफ में कभी ना कभी इनसे जूझे होते हैं। और इन बीमारियों में सबसे खतरनाक जो है वो, जिसमें बचने का कोई चांस नहीं है, वो है एड्स। कोविड-19 जो है उसको हम जो है मोस्ट फैटल नहीं बोलेंगे, कारण ये है कि उसमें जो मोर्टिलिटी रेट है वो 1 से 2% के आसपास है, जबकि एड्स में डेथ वारंट है, एड्स इज ए डेथ वारंट, यदि एड्स हो गया तो मरना ही है। यह है कि मरने का टाइम लंबा है, 5 साल, 8 साल, 10 साल या 1 साल या 15 साल, वो डिपेंड करता है कैसे मेंटेन कर रही बॉडी उसको के, पर ये बचने का अभी तक कोई क्योर नहीं मिला है इसके फैटल के। जबकि असंक्रामक रोग होते हैं, उसमें कैंसर है, तो कैंसर यदि एक व्यक्ति को हुआ तो एक से दूसरे व्यक्ति को वो नहीं लगता कि किसी कैंसर पेशेंट से मिलने गया तो कैंसर दूसरे को लग गया। ये कोरोना नहीं है, कैंसर है के। कोरोना तो ऐसा है कि भैया बाहर निकले, मिले, एक बार बाजू से निकल गया तो कोरोना लग गया आदमी को, हो रहा है ऐसा, एयरबॉर्न होने के कारण ऐसा हो रहा है। कोरोना जो है वो तो मतलब किधर से भी लगेगा, आप तो कम्युनिटी, जब कोरोना का जब कम्युनिटी स्प्रेड होता है ना तो पता ही नहीं चलता कि किस कहां से सोर्स ऑफ इंफेक्शन आया। पर कैंसर ऐसा नहीं, कैंसर जो है वो मतलब मोस्ट डेंजरस डिजीज में से कि मतलब यहां पर भी जो है मेजर कॉज ऑफ डेथ आज भी ये है, और ये नॉन इन्फेक्शियस में आता है। इसके अलावा ड्रग्स हुए, अल्कोहल एब्यूज हुए, ये भी हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, पहले हम देखेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, मनुष्य में सामान्य रोग कौन से हैं जो एनसीईआरटी में रखे, उस पर ही हम फोकस करेंगे। देखो बेटा, हम क्या बेटा बात करते हैं यहां पे कि जो बीमारी पैदा करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, हेलमिन्स या वर्म्स हो सकते हैं बेटा के। ये सभी जो है मनुष्य में बीमारी कर सकते हैं, और हर एक जीव जो मनुष्य में बीमारी कर सकता है उसको हम बोलते हैं रोग कारक कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको हम रोग कारक कहते हैं, और इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं हम पैथोजन वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर।
मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजेनस, का कहने का मतलब है अधिकांश परजीवी रोग कारक होते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। होस्ट, हम उसकी उनके लिए होस्ट के समान होते हैं, हम उनके लिए पोषक होते हैं, हमारे शरीर पर ग्रो करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं वो, और हमको बीमारी पैदा करते हैं हमारे अंदर उठ के। पैथोजन जो है हमारी बॉडी में कई प्रकार से इंटर कर सकते हैं बेटा के, और जब इंटर करने के बाद क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा फूड के जरिए, वाटर के जरिए, कोई वेक्टर जैसे मच्छर ने काटा, मच्छर ने इंटर करे, उसके जरिए हमारी बॉडी में आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी वाइटल एक्टिविटीज में जो है वो इंटरफेयर करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं ये, और इसके कारण कई सारे जो है वो हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल डैमेज हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि कोई टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी मान लो आ गया, आपने कोई ऐसा वाटर लिया, सीवेज मल या सीवेज से पॉल्यूटेड वाटर आपके पीने में आ गया, आपने कोई ऐसी चीज खा ली जिस पर की जो है मक्खी आके बैठी थी, उसने वहां पे टाइफाइड का बैक्टीरिया छोड़ दिया लाके उस नेट के, तो अब क्या हुआ, अब बॉडी में गया, वो बॉडी में बैक्टीरिया गया, अपने आप को ग्रो किया, उसने इंटेस्टाइन के अंदर वो छेद कर देगा। आपको पता है कि टाइफाइड में को हम क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, उसमें आंत के अंदर छाले, कई बार देखा होगा आपने मुंह में छाले जाते हैं, ऐसे आंत के छाले जाते हैं, इसीलिए टाइफाइड के मरीज को जो है वो मसालेदार खाने को मना किया जाता है, उसको रोटी का ऊपरी पतला हिस्सा, पतली दाल खिचड़ी खाने को दी जाती है उसको, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो छाले में मिर्ची लगने से तकलीफ बढ़ जाए उसकी। तो टाइफाइड में आंतों में छाले पड़ जाते हैं, और यदि ट्रीटमेंट समय पर ना हो तो आंतों के अंदर छेद जाता है, व्यक्ति मर भी सकता है। सोचिए अब कितना गंभीर असर होता है इसका। रोग कारक जो होते हैं वे आपके होस्ट के शरीर में इंटर करते हैं और अपनी लाइफ को वो एडॉप्ट करते हैं, उनका जीवन का ऐसा होता है कि वो आपके शरीर में सफलतापूर्वक रह सके वो, और वो होस्ट के इन्वायरमेंट में अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं उनके। ये रोग कारक इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने आप को बचा लेते हैं स्टोमक के लो पीएच से, के तमाम तरह के एंजाइम से, मतलब इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, अपने आप को ये एडॉप्ट कर लेते हैं कैसे आपकी बॉडी से इनको बचना है, उसके डिफेंस सिस्टम से इनको बचना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर में आगे हम जो है कुछ बीमारियों की बात करेंगे, उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, जो एनसीईआरटी में दे रखी है उन बीमारियों पर हम प्राइमरली फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे साल्मोनेला टाइफी की बात करें बेटा, याद रखिए साल्मोनेला टाइफी जो है बेटा, इट्स ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज टाइफाइड। ये किसके लिए है, डिजीज टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट होता है। ठीक है ना, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है बेटा, ये पैथोजेनिक का बताओ, रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है, टाइफाइड फीवर करता है। ठीक है, ये दिस पैथोजेंस जनरली इंटर दी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं, किसके थ्रू, फूड एंड वाटर के थ्रू इंटर करते हैं, और ये क्या करते हैं, देखो मैंने कहा ना कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के, उसके थ्रू ये बॉडी में इंटर करते हैं, यहां से ब्लड के अंदर पहुंचते हैं। अब एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, हाल ही में कोविड-19 के पेशेंट में टाइफाइड पॉजिटिव का रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि मेरे कई सारे पेशेंट जिनको कोविड-19 है उनमें टाइफाइड का भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है, जो कि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट है, क्योंकि जो कोविड-19 के कारण जो एंटीबॉडीज बनते हैं, जो एंटीजेनिक रिएक्शन होती है, वो विडाल टेस्ट, या हम ऐसा बोलेंगे हम कि हमारे जो अपना टाइफाइड एंटीजन टेस्ट होता है उससे वो क्रॉस, हम कहते हैं इसको क्रॉस करता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए आप इसको कि ये एक प्रकार से टाइफाइड फॉल्स पॉजिटिव आता है। इसलिए जो है फिर कोविड-19 की प्रॉपर आरटी-पीसीआर से जांच की जाती है उसकी कि है, तो फिर ट्रीटमेंट हमें कोविड-19 का ही करना है। और टाइफाइड को के लिए फिर हमको जो है वो और भी इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं, ब्लड टेस्ट करना, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी करना होता है कि टाइफाइड है कि नहीं, ये पता करने के लिए। अरे टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है कोविड-19 के साथ में, तो इस बात को जरूर इंश्योर कर लें कि सच में टाइफाइड है या नहीं है, तो उसके लिए ब्लड कल्चर टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, विडॉल टेस्ट पर अकेले, या हम बोले अकेले जो है वो एंटीजन टेस्ट पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैं अभी क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है फूड एंड वाटर के थ्रू के, और से वो हमारे ऑर्गन से ब्लड के अंदर फैल जाता है। और टाइफाइड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका, कि लगातार आपको हाई ग्रेड फीवर बना रहेगा, 39 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब ये समझ लीजिए हाई ग्रेड फीवर आपका जो है बना रहेगा, और तकरीबन 102-103 फीवर जो है मेंटेन रहेगा, ये पेट दर्द होता रहेगा, कमजोरी आएगी, कॉन्स्टिपेशन भी होगा इसमें के, और सरदर्द होगा, भूख लगना बंद हो जाएगी। यहाँ पे ये कॉमन सिम्टम होते हैं बीमारी के। सिम्टम याद रखना जो एनसीईआरटी में रखे हैं, जो एनसीईआरटी में रखे हैं सिम्टम भूलना नहीं है आपको।
वीकनेस होगी, हाई ग्रेड सस्टेन्ड फीवर मतलब कंटिन्यूअस बुखार, मलेरिया में बुखार आता है और फिर चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जो है सस्टेन्ड फीवर बना रहेगा यहां पे, और यदि ट्रीटमेंट समय पर नहीं किया गया तो आंतों के अंदर छेद हो जाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा और व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस में, ठीक है। अब टाइफाइड जो है फीवर का पता लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, विडॉल टेस्ट करेंगे, जो एनसेट है विडॉल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड, याद है विडॉल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड। इसके अलावा टाइफाइड एंटीजन टेस्ट भी करते हैं हम, ठीक है। टाइफाइड के कई मरीज ऐसे होते हैं जिनमें बीमारी नहीं होती है लेकिन वो बीमारी को आगे फैला रहे होते हैं, वो टाइफाइड के कैरियर भी होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा जो है मैरी मेलन का है। अब मैरी मेलन पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा बायोमेंटस ऑनलाइन फिल्म्स जो है उसके अंदर मैरी मेलन का एक मूवी दे रखा है, वो जरूर देखिएगा। और मैं ये भी बोलूंगा आपसे कि आपके जो कीनोट्स हैं उस कीनोट्स में जो है मैरी मेलन के मूवी का एक क्यूआर कोड दे रखा है, उसको जरूर देखिएगा बेटा दिए, क्योंकि बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म जो है चैनल हैक हो गया था तो वीडियो रिट्रीव हुआ कि नहीं हुआ नहीं मालूम उसमें। तो अभी हम जो है वो जो हमारे पास सेकंड कॉपी है वो आपके क्यूआर कोड में हमने डाला हुआ है, तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा मूवी को, ठीक है ना। तो आपको मैरी मेलन की सच्ची कहानी आपको वहां पर मालूम चलेगी। इतना याद रखना हमको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनको हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। मैरी मेलन जो है वो टाइफाइड की क्रोनिक कैरियर थी, इन्होंने अपने जीवन में जो है कई लोगों तक इन्फेक्शन को पहुंचाया, कई लोगों की डेथ भी हो गई। और हालांकि इनको पता नहीं था कि ऐसा मतलब ये जान के इन्होंने नहीं किया है, लेकिन इनको बीमारी थी इनके अंदर और उस समय उसका समय पर इलाज नहीं हो पाया। तो कई लोग आज भी ऐसे होते हैं जो टाइफाइड के कैरियर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात करें, हम हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा की बात करें, ये वो बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो निमोनिया देखो बेटा याद रखना, टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। तो ये डिजीज और बैक्टीरिया के नाम दिमाग में रखना होगी। मैच दी कॉलम में ये क्वेश्चन आ सकता है 2021 में, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो ये निमोनिया करते हैं। निमोनिया किसमें होता है बेटा, इट इज द इन्फेक्शन इन दी लंग्स, लंग्स में होता है। और इसमें याद रखिए कोविड-19 में भी वायरल निमोनिया होता है, लंग्स में निमोनिया होता है। न्यूमा मतलब एयर, लंग्स में एयर भरी होती है, वहां पे दी फ्लूइड भरा जाएगा तो उसे निमोनिया की कंडीशन बोलेंगे हम, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके लंग्स के जो एल्वेलाई होते हैं वो जो एयर फील्ड से जहां पे एयर भरी होती है, जो कैपिलरी से एयर एक्सचेंज करते हैं विद कैपिलरी, तो वहां पर जो है वो फ्लूइड इकट्ठा, इन्फेक्शन के कारण वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। और वो फ्लूइड इकट्ठा होने के कारण एयर एक्सचेंज आसानी से हो नहीं पाता है। जब एयर एक्सचेंज आसानी से नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होगी, बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है। नॉर्मल एयर शेक देखिए आप, ये नॉर्मल एयर शेक दिखाई पड़ रहे हैं और ये इन्फ्लेम्ड एयर शेक दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें लिक्विड भरा होता है। क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्ड करता है और वहां पर जो है इसलिए फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है और वो पस के समान फ्लूइड इकट्ठा होता है, जो कि जो है वो क्या कहता है बेटा, जो निमोनिया करता है, ठीक है ना। निमोनिया के सिम्टम क्या होते हैं देखिए गौर से, फिंगर्स को गौर से देखिए, आपको ब्लूइश टाइप की दिखाई पड़ रही है आपको, देखिए है ना, लिप्स हुए, फिंगर नेल्स हुए, ये ग्रे से लेके ब्लूइश टाइप के दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इसमें एयर इकट्ठा हो जो है एयर एक्सचेंज आसानी अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए जो है वो साइनोसिस की कंडीशन आती है। जब हीमोग्लोबिन पूरी तरह सैचुरेट नहीं होगा, ऑक्सीजन सिचुएशन कम होने लगेगा, तो नोज का टिप, लिप्स का ऊपरी हिस्सा और फिंगर जो है वो ब्लू होने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा ठंड लगकर बुखार आएगा, ठीक है, खांसी रहेगी और सिरदर्द रहेगा, ये निमोनिया के कॉमन सिम्टम होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, एक निमोनिया वाला व्यक्ति जो है वो छींकता है, खांसता है तो उसके चलते ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं, जो कोविड-19 का है वही निमोनिया का भी है बेटा के। तो कहने का मतलब ये कि एक हेल्दी पर्सन जो है इन्फेक्शन कैसे लेता है, वो जब वो एरोसोल, जब कोई छींकता है तो आसपास जो है कई सारे बारीक बारीक पार्टिकल्स निकलते हैं, खांसता है बारीक बारीक पार्टिकल निकलते हैं, उन पार्टिकल में बैक्टीरिया होते हैं और वो एक हेल्दी व्यक्ति में सांस से अंदर ले लेगा तो उससे उसको जो है ये बीमारियां हो सकती है, ठीक है। ठीक, फिर इसी के प्रकार आप जो है कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति, इसको निमोनिया, उसके बर्तन आप शेयर कर रहे हैं, आप उसके जो है वो उसके जो है जो उसके ये जो है गॉगल्स हुए, ग्लासेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं आपके, तो मैंने आपसे कहा कि जो है वो मतलब ये कोई ये पर्सनल चीज में आता है, ये ग्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लासेस तो नॉर्मल ग्लास की बात चल रही है, ठीक है। तो भी मैंने आपसे कहा कोई भी चीज, कोई भी पर्सनल चीज को आप शेयर करेंगे उससे क्या होगा कि सोर्स ऑफ ड्रॉपलेट वहां से आपको ट्रांसमिट हो सकते हैं बेटा, ठीक है। ये कोविड-19 के समान ही है, कोविड-19 हाईली इन्फेक्शियस होता है, ये उससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। डिसेंट्री, शिगेला डिसेंट्री करता है, ठीक है। फिर यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस जो है प्लेग के लिए बैक्टीरिया है। देखो बेटा कुछ बीमारी के नाम लिखे, डिसेंट्री,
शिगेला डिसेंट्री वेक्टर का नाम है शिगेला डिसेंट्री, ठीक है। फिर प्लेग है यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। फिर डिप्थीरिया है कोरेनेबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है ना बेटा। तो ये हमको नाम पॉजिटिव एजेंट के नाम हमको याद रखने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कई वायरसेस भी मनुष्य में बीमारी करते हैं बेटा, जैसे कि राइनो वायरस। राइनो वायरस हमारे कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है बेटा। कि राइनो वायरस वो ग्रुप होता है वायरस का जो हमारे जो है वो ब्रेन, जो है हमारे देखो ब्रेन नहीं, हमारे नजल इपिथेलियम में जो है वो अटैक करता है। क्या याद रखिएगा कि नोज को भी हम ब्रेन से ही कनेक्टेड भाग मानते हैं, उसको कई साइंटिस्ट राइनोसिफिलॉन भी कहते हैं। अभी इतना रखिए कि राइनो वायरस होता है वो राइनाइटिस के जो हमारे नजल इपिथेलियम में इसमें जो है वो इन्फेक्शन करता है, उससे जो है वो सिक्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए व्यक्ति को नोज आने लगती है, ठीक। नाक बहना कहते हैं इसको हम के। राइनो वायरस जो होते हैं वो ऐसे वायरस का ग्रुप होता है जो सबसे अधिक जो है मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट है, कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है। ये नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, परंतु ये लंग्स को अफेक्ट जनरली नहीं करता है। तो बेसिकली राइनो वायरस जो होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। जबकि कोरोना वायरस क्या, कोविड-19 में क्या हो रहा है बेटा, कोविड-19 में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी अफेक्ट हो रहा है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी अफेक्ट हो रहा है, के मतलब लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच रहा है। कॉमन कोल्ड में इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं पहुंचता है, पर कोविड-19 में लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, ठीक है। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, कॉमन कोल्ड जो है उसमें नाक नजल कंजेशन होगा, नाक बंद होगी, उसमें सिक्रेशन डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, गला खराब रहेगा, आवाज थोड़ी बदल जाएगी, कफ रहेगा, हेडेक रहेगा, थकान रहेगी, और सिम्टम जनरली 3 से लेकर 7 दिन तक जो है वो वेरी करते हैं। कॉमन कोल्ड के सिम्टम बिल्कुल कोविड-19 के सिम्टम के समान होते हैं, फर्क इतना सा है, वायरस का फर्क है। जो एडिनो वायरस और राइनो वायरस है वो कॉमन कोल्ड के वायरस है। एडिनो वायरस, राइनो वायरस कॉमन कोल्ड वायरस है, वो आपके लंग्स तक अटैक नहीं करते हैं। जबकि कोविड-19 का जो वायरस है सार्स-कोव-2 कोविड-19 का वायरस है, वो आपके लंग्स तक पहुंच जाता है, इसलिए मोर डेंजरस है वो, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या होता है कॉमन कोल्ड का, सही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बेटा, के छींकने से खांसने से बारीक बारीक ड्रॉपलेट हवा में आते हैं और वो ऑब्जेक्ट पे आके बैठे। मान लो किसी ने छींका या खांसा तो पता चला कि उसने कोई, देखिए आपके घर के, मैंने कहा ना कि आपके कमरे के बाहर एक हैंडल लगा हुआ है कि जिसको खोलते हैं आप, दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं आपके, किसी ने छींका खांसा वहां चला गया, उठ के कंप्यूटर के कीबोर्ड पर वो ड्रॉपलेट जमा हो गए, वो सामने वाला व्यक्ति उठकर चला गया, आपने उसको यूज किया तो आपके फिंगर में वायरस आ गया उठ के। तो बेसिकली जैसे कोविड-19 के बारे में हमने इतना सुन रखा है ना, वही कॉमन कोल्ड का तरीका भी वही है, ठीक है। यहां हम बोले कॉमन कोल्ड जिस तरीके से फैल रहा था उसी तरीके से जो है कोविड-19 भी फैलता है, ठीक है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। और देखो आपको एक बात में मजे की बात आपको बताऊं मैं, कि आपने कभी गौर किया हो कि हम लोगों को हर साल कोविड पीरियड की, चलो हम अच्छे ईयर 2019 की बात करते हैं, ठीक है, फैंटास्टिक ईयर 2019-18 की बात करते हैं, उस समय भी हम लोग सब लोगों को कभी ना कभी एक बार जुकाम हुआ कि नहीं हुआ, साल में हुआ, 2 दिन जुकाम रहेगा, नाक थोड़ा बंद रहेगा, है ना, गला खराब रहेगा, फिर नॉर्मल काढ़ा माड़ा पी लिया, अदरक वाली चाय पी ली, एक आध कोई दवा खा ली, ठीक हो गए। ऐसा होता था लगभग हर भारतीय आदमी को, हर व्यक्ति को ऐसा होता था। कोरोना में भी ऐसे ही हो रहा है, हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है वो। पहले हम परवाह नहीं करते थे, अब परवाह करना पड़ रहा है क्योंकि वायरस बदल गया है। जो एडिनो वायरस, कॉमन कोल्ड का वायरस जो प्रेजेंट था, राइनो वायरस, उसकी जगह पे आ गया ये कोविड-19 का वायरस, उसको हटा दिया इसने, खुद आ गया और लंग्स तक पहुंच रहा है। इसीलिए हमारा इन्फेक्शन का रेट इतना बढ़ जाता है, इन्फेक्टिविटी इतना गुना बढ़ जाता है। यदि आप कॉमन कोल्ड से कंपेयर करोगे ना 2018-19, जाके आप बोलोगे अरे कॉमन कोल्ड भी इसके बराबर ही इफेक्टिव था, ऐसे ही फैल रहा था, वो भी उसके बराबर ही इन्फेक्शियस था, बिल्कुल ऐसे ही फैलता था जैसे कोविड-19 फैल रहा होता है, ठीक है। फिर तो ऐसे आप कोई ऑब्जेक्ट टच करेंगे जो जहां पे ड्रॉपलेट लगा हुआ, उससे आपको इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। जैसे मलेरिया की बात करें, याद रखिएगा मलेरिया जो है वो वायरस से या बैक्टीरिया से नहीं होता है, वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है बेटा, ठीक है ना।
जैसे मलेरिया हटके, तो ये बीमारी जो है इससे मनुष्य जो है वो लंबे समय से लड़ता आ रहा है हटके। आज भी ये जो है मलेरिया, आपको बता दूं मैं, आज भी पूरे, आप देखेंगे, आप सिर्फ गूगल कर लीजिए कि 2020 2019 हर साल हजारों लाखों लोगों की जान मलेरिया भी लेता है हटके। मलेरिया हर साल हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ मलेरिया। आज भी मलेरिया बड़ी प्रॉब्लम है। डेंगू मलेरिया, ठीक है, डेंगू वायरस से होता है, ठीक है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। देखिए प्लाज्मोडियम एक छोटा सा प्रोटोजोआ होता है बेटा, जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मोडियम की जो है वो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, एक और होती है प्लाज्मोडियम ओवेल, जो यहां पर नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, जो नहीं दे रखा तो नहीं बात करते उसकी भी हम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज एनसीईआरटी में दे रखी है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है और मलेरी है, और तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के। इसमें से सबसे खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, इससे होता है मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, ठीक है। इसको कई बार हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये मोस्ट सीरियस होता है और कई केसेस में इसमें व्यक्ति की जान भी चली जाती है, ठीक है। मलेरिया का यदि आप जो है मलेरिया की बीमारी में यदि आप प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्लाज्मोडियम को दो तरह के होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एक होस्ट वो चाहिए होता है उसे जिसमें वो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ के लिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला होस्ट है वो होते हैं ह्यूमंस, मनुष्य होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जो होस्ट है वो होता है क्या, वो होता है मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के अंदर इसका सेक्सुअल फेज चल रहा होता है और ह्यूमंस के अंदर इसका एसेक्सुअल फेज चल रहा होता है। और जब कभी माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। जब कभी मच्छर आदमी को काटता है, जब कभी मॉस्किटो जो है इन्फेक्टेड मॉस्किटो, संक्रमित या इन्फेक्टेड मॉस्किटो आदमी को काटता है, याद रखना दिमाग में ये बात के, तो वो क्या करता है, वो उसकी मच्छर की लार ग्रंथि में, सलाइवरी ग्लैंड में जो है वो कुछ लिक्विड होता है, इसके थ्रू वो छेद करके आपका ब्लड सक करता है कि ब्लड आपका कोगुलेट ना कर जाए, ठीक है, उसको लेता है वो। तो अभी जब मच्छर ने आदमी को काटा तो काटने के साथ इसकी सलाइवरी ग्लैंड में एक प्लाज्मोडियम का एक अवस्था होती है, इसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट बोलते हैं। दिस इज इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमंस के, यानी जब भी मच्छर इन्फेक्टेड मॉस्किटो आदमी को काटेगा तो वो ह्यूमंस की बॉडी में स्पोरोजोइट को इंटर कर देगा। ये स्पोरोजोइट जो है वो आने के बाद लिवर में जाएंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और फाइनली ये जो है वो आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। और हमारी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर ये प्रोटोजोआ अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा पूरा करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये लगातार ग्रो करता रहेगा, आरबीसी रप्चर करता रहेगा। और इसीलिए जब भी कभी आरबीसी रप्चर करेगा तो एक टॉक्सिक केमिकल बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं हीमोजॉइन कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रॉय होने पर बन जाता है। तो हीमोजॉइन के चलते बुखार आने लगता है व्यक्ति को, ठीक है। और ये बनाएगा गैमेटोसाइट फिर, और ये गैमेटोसाइट जब मच्छर ने, एक हेल्दी मच्छर ने, आप सोचो आदमी हो गया इन्फेक्टेड, एक नॉर्मल मच्छर है, उसने आदमी को काटा, उसकी बॉडी में गैमेटोसाइट पहुंच जाएंगे, मच्छर की बॉडी में, मच्छर के अंदर जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब मच्छर भी इन्फेक्टेड हो गया, उसको स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड में चला गया। मच्छर को बीमारी नहीं होती है, वो कैरियर के समान, वेक्टर के समान काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब ये जो फ्लो चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी का, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। इसके कुछ कंक्लूजन है जो हमको निकाल के रखना है दिमाग के अंदर, ठीक है। जैसे क्या हुआ, when mosquito bite another human, sporozoite are injected by what, मतलब जो इन्फेक्टिव फेज है मनुष्य के लिए, ह्यूमंस के लिए, वो क्या है, वो है स्पोरोजोइट है। कहां गया ये? लिवर में गया। लिवर में अपने आप को उसने मल्टीप्लाई किया, बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद जो नए प्लाज्मोडियम निकले बेटा, उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने जो मीरोजाइट से अलग नए निकले, उन्होंने क्या किया, आरबीसी को इन्फेक्ट किया उन्होंने, ठीक है, आरबीसी को इन्फेक्ट किया उन्होंने। और कुछ जो है क्या किए, कुछ जो है वो गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए। और ये गैमेटोसाइट जब मच्छर ने काटा तो मच्छर की बॉडी में क्या गया, गैमेटोसाइट, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट मच्छर की बॉडी के अंदर चले गए, ठीक है, क्लियर।
मच्छर की बॉडी में गैमेटोसाइट चले गए। अब मच्छर के अंदर क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन, क्या गैमेटोसाइट आपस में फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, किसके लिए, प्लाज्मोडियम की बात चल रही है, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये डेवलप होने के बाद ये सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्पोरोजाइट में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है, जब मच्छर इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटता है तो क्या इंट्रोड्यूस करता है, स्पोरोजाइट को इंट्रोड्यूस करता है। मनुष्य के शरीर में आने के बाद स्पोरोजाइट कहां जाकर ग्रो करता है, लिवर में जाके ग्रो करता है, ठीक है। फिर जब एक मॉस्किटो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को काटता है जिसको कि मलेरिया है, तो मॉस्किटो क्या अपने साथ ले लेता है, तो वो गैमेटोसाइट ले लेता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में बेटा रखना है हमको, ठीक है। प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजाइट, इन्फेक्शियस फॉर्म होता है इसका, ठीक है, क्लियर, याद रखेंगे इसको। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद द लिवर, लिवर के बाद ये आरबीसी पर अटैक करता है, और जब ये रप्चर होता है, आरबीसी को रप्चर करता है, तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, इसको हम हीमोजॉइन कहते हैं, जो बुखार के लिए, हाई ग्रेड ऑफ फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मलेरिया में अल्टरनेट डे पे बुखार आता है बेटा, ठीक है, एक दिन बुखार आएगा, फिर 2 दिन नहीं आएगा, फिर बुखार आएगा, ठीक है। तो टर्शियन क्वार्टरनल मलेरिया भी होता है। तो आपके की नोट्स में ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कौन सा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करता है, मलेरिया क्या करता है, ओवेल क्या करता है, और फेल्सिफरम क्या करता है, तो कीनोट्स में ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में नहीं, इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, पर कीनोट्स में बेटा मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो एक बार प्लीज हिम्मत करके पढ़ लेना, काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर लिखा है कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो पैरासाइट मॉस्किटो की बॉडी में एंटर करता है, गैमेटोसाइट के फॉर्म में एंटर करता है, फिर वो फर्दर डेवलपमेंट में भाग लेता है, फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्दर डेवलपमेंट करेगा, फाइनली स्पोरोजाइट बनाएगा, जो कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हमको देखने मिलेंगे, ठीक है, ठीक। फिर चलता रहेगा ये, अब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी और को काटेगा, व्यक्ति वो इन्फेक्ट कर जाएगा, है ना, ठीक है। चल अब याद रखना बेटा यहाँ पे कि यहां पर जो है, यहां पर मलेरिया पैरासाइट जो है उसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी, एक था ह्यूमन, दूसरे थे मॉस्किटो बेटा, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। और मॉस्किटो में भी याद रखिएगा बेटा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ब्लड लेता है, मेल एनाफिलिस मॉस्किटो मलेरिया नहीं फैलाता है। मेल एनाफिलिस मॉस्किटो को ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो को जो है वो अपने आप ब्रीडिंग पीरियड, अपने आप को ब्रीड करने के लिए उसको जो है ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो ब्लड लेती है उठ के, तो इसलिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज दी वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट बीमारी की बात करते हैं, वो है एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका के, मतलब हम बात करते हैं नेक्स्ट अमीबियसिस की बात करते हैं, ठीक है। हम अमीबियसिस की बात करते हैं तो एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है वो अमीबिक डिसेंट्री करता है, अमीबियसिस करता है। ये भी क्या है बेटा, ये भी प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है, एंटअमीबा है ना बेटा, ठीक है, प्रोटोजोआ पैरासाइट है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में ये अटैक करता है ये, ठीक है। इस बीमारी के सिम्टम क्या होते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प होगा, पेट में मरोड़ सी आएगी इसमें, और जो स्टूल या मल जो पास होगा उसमें म्यूकस होगा, उसमें ब्लड उसके अंदर होगा। ये अमीबियसिस के लक्षण होते हैं। याद रखिए अमीबियसिस का इलाज करने में एंटीबायोटिक काम नहीं आते। एंटीबायोटिक्स आर अगेंस्ट द बैक्टीरिया। मलेरिया का इलाज करने के लिए हमको एंटी मलेरियल ड्रग देनी पड़ती है। कुनेन हुआ, क्लोरोक्विन हुआ, प्राइमाक्विन हुआ, आर्थेमेथर हुआ, ये सब दवाएं जो है हमको मलेरिया के इलाज में देनी पड़ती हैं। अमीबियसिस में भी हमको मेट्रोनिडाजोल हुआ, ठीक है, टिनिडाजोल हुआ, एंटी अमीबिक ड्रग हमको देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पर हम देख रहे हैं कि अमीबियसिस में लक्षण क्या होते हैं, कब्ज हो जाएगा, पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प होगा, स्टूल में मल में म्यूकस आएगा, ब्लड क्लॉट रहेगा उसके अंदर के, ये उसके लक्षण होते हैं। कैसे फैलता है, मक्खियां सबसे खतरनाक होती हैं। हाउस फ्लाई जो होते हैं ये मैकेनिकल, देखो बेटा मैकेनिकल कैरियर में क्या होता है, लाइफ साइकिल का कोई हिस्सा उसकी बॉडी पर अंदर नहीं होगा। देखो मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटो जो होते हैं वो मैकेनिकल कैरियर नहीं होते। मॉस्किटो आर नॉट द मैकेनिकल कैरियर, वो वेक्टर है, उनके अंदर लाइफ साइकिल का हिस्सा चल रहा होता है। जबकि मक्खियां जो होती हैं
इधर से उठाया उधर जाके छोड़ दिया। मक्खियां केवल जो है वो मैकेनिकल है, उनकी बॉडी के उनकी लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो मॉस्किटो जो है वो वेक्टर होते हैं कि हाउस फ्लाई होती है, मैकेनिकल कैरियर होती है कि ये बीमारी को फीसेस मल से लेके आएंगे, बैक्टीरिया को पैरासाइट को लेके आएंगे इस प्रोटोजोआ को और फूड पर लाके शिफ्ट कर देंगे। और ऐसा यदि फूड हम खा लेंगे तो उससे हमको बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो फूड को, ड्रिंकिंग वाटर को, जिसको इसको जो है ये बड़े मेजर सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, तो खुला नहीं खाना चाहिए हमको। देन कम टू दी हेलमिन्स की बात करें हम, यहाँ पे हमके वर्म्स की बात करें हमके, तो एस्केरिस जो होता है इसे कॉमनली क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। बुचरेरिया को कॉमनली क्या बोलते हैं, फाइलेरिया वर्म बोलते हैं, याद रखिएगा बेटा। के एंड एस्केरिस को कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, हम कॉमन राउंड वर्म कहते हैं। बुचरेरिया बैंक्रफ्टाई को क्या बोलते हैं, फाइलेरिया वर्म कहते हैं इसको हम। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों हेलमिन्स होते हैं। ये निमेटा हेलमिन्थस में आते हैं, निमेटोडा होते हैं बेटा, और ये मनुष्य के लिए रोगकारक होते हैं। और एस्केरिस जो होता है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, और ये जो है वो एस्केरिसिस नाम की बीमारी करता है। ठीक है, सिम्टम क्या होते हैं इसके सिम्टम होते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग होगा बेटा। वर्म जो होंगे ये ब्लीडिंग करवा सकते हैं, इंटेस्टाइन में जो है वो इंटेस्टाइन में के हिस्से को डैमेज करेंगे, वहां ब्लीडिंग हो सकता है। मस्कुलर पेन होता है, फीवर होगा, एनीमिया होगा, और कई बार बड़ी संख्या में जब एस्केरिस ग्रो करता है तो कई बार वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है और उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और उसमें इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये कैसे फैलता है, ये जो वर्म्स है वो कैसे बॉडी में आते हैं, तो देखो बेटा हम एस्केरिस की बात कर रहे हैं, पहले हम एस्केरिस की बात कर रहे हैं, अभी हम बुचरेरिया बैंक्रफ्टाई की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एस्केरिस की बात कर रहे हैं। तो जो इनके जो पैरासाइट है एस्केरिस के, जो एग होते हैं वो मिट्टी के अंदर कॉन्टेमिनेटेड सॉइल में होते हैं। तो जब आप जो है वो ऐसे इन्फेक्टेड फीसेस या वाटर या फीसेस से इन्फेक्टेड फूड को आप लेते हैं तो उससे ये आपकी बॉडी में ये आ सकते हैं। तो खुले में सोच करने से क्या होता है कि यदि जो है वहां पे खुले में कोई सोच कर रहा है या कहीं पर सब्जियां लग रही है, वहां पे सीवेज वाला वाटर पहुंच रहा है, तो ये वर्म्स वहां पर पहुंच जाते हैं वो। ठीक है, हम कहते हैं कि इनके जो सिस्ट होते हैं वो फूड में इकट्ठे आते हैं और वो फिर उससे हमारी बॉडी के अंदर ये आ जाते हैं। ठीक है, तो कैसे एक हेल्दी व्यक्ति में कैसे पहुंचता है ये, कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू, वेजिटेबल्स के थ्रू, फ्रूट के थ्रू। इसलिए फल और सब्जियों को अच्छे से धोने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, देन बुचरेरिया बैंक्रफ्टाई की बात करें या बुचरेरिया मेलाई की बात करें, जो कि जो है वो फाइलेरिया वर्म होता है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं ऑर्गन्स में। ये बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, ये बेसिकली लोअर लिम्फ, पैरों के अंदर जाकर लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक करते हैं। उससे क्या होता है कि लिम्फ का फ्लो, पैरों में लिम्फ का फ्लो, जो लासिका या लिम्फ का फ्लो पैरों में रुक जाता है, पैरों के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, पैर फूलने लगता है। हाथी पांव बीमारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेंटेसिस कहते हैं। होता क्या है कि जिस भी जगह पर यानी जो बुचरेरिया बैंक्रफ्टाई वर्म जाएगा और ये सलाइवरी डक्ट जो होती है उनको ब्लॉक कर देगा, इसके ग्रो करेगा, वहां पे सलाइवा का फ्लो जो है रुक जाएगा, लिम्फेटिक ग्लैंड्स का फ्लो रुक जाएगा, जिसके चलते लिम्फ इकट्ठा होने लगेगा। और सलाइवरी ग्लैंड नहीं, मैं गलत बोलते सलाइवा, लिम्फ करेक्ट कर लेना चाहिए, मैंने सलाइवरी ग्लैंड बोला, मैंने लिम्फेटिक ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि लिम्फेटिक ग्लैंड जो होता है वहां पर लिम्फ का जो है लिम्फ है, लिम्फ का फ्लो जो होता है उससे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा ये, तो लिम्फेटिक फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो लिम्फ इकट्ठा होने लगेगा बेटा। लिम्फ क्या होता है, ब्लड के प्लाज्मा से मिलता जुलता लिक्विड होता है, जो कि वास्तव में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लेके आता है वापस के, यानी टिश्यूज के बीच जो फ्लूइड फैलाता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ब्लड हर जगह नहीं पहुंचता है, ब्लड ने तो ट्रांसमिट किया, अपना केमिकल छोड़ दिया बाहर के, फिर जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसी का एक हिस्सा जो है वो लिम्फ बन के आता है। तो वो लिम्फ जो है उसको बार बार ब्लड वेसल में जाके मिलना होता है, तो ये क्या करेगा, लिम्फेटिक वेसल में ग्रो करेगा और फ्लूइड का फ्लो रोक देगा, तो फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा, तो पैर में सूजन आ जाएगी। क्लियर, तो फूलकर हाथी पांव बन जाएगा ये। तो एलिफेंटेसिस के रिस्पॉन्स देखिए, डायग्राम शोइंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू एलिफेंटेसिस। अब इसमें हुआ क्या है, हुआ इतना सा है कि इसके पैर में, इस व्यक्ति के पैर में वो जो बुचरेरिया बैंक्रफ्टाई या बुचरेरिया मेलाई था उसने इतना रैपिडली ग्रो किया उसने और माइक्रोफाइलेरियास बनाया उसने कि उसने लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर दिया है। लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गए तो लिम्फ इकट्ठा हो गया और पैर फूलता चला गया लगातार, हाथी पांव बोलते हुए। कैसे फैलता है ये, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से फैलता है। यानी यहां पर भी मॉस्किटो वेक्टर इन्वॉल्व होता है, और यहां पर जो मॉस्किटो इन्वॉल्व है वो है जो है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के, वो इन्वॉल्व है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो यहां पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं फंगल डिजीज की बात करते हैं। अभी बहुत ही हल्ला चल रहा है अभी म्यूकर माइकोसिस का। आपने देखा होगा कि कोविड वाले पेशेंट को काली फंगस हो रही है, म्यूकर माइकोसिस हो रहा है। आपको क्लियर कर दूं, ये म्यूकर माइकोसिस वही है जो म्यूकर पढ़ते हैं ना हम लोग, कहां पढ़ते हैं,
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ये वही है। ब्रेड मोल्ड को ग्रो करने के लिए चाहिए होता शुगर, नमी चाहिए, शुगर चाहिए, थोड़ी मात्रा में आयरन चाहिए उसको। कोविड 19 के पेशेंट में ब्लड के अंदर, शांत सुनिएगा, कोविड 19 के पेशेंट में चूंकि व्यक्ति को ये लंग्स को बचाना होता है और हमारे लंग्स को सबसे बड़ा खतरा होता है हमारे खुद के इम्यून सिस्टम से, क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम तेजी से रिस्पॉन्ड करता है और वो इतना तेज रिस्पॉन्ड करता है कि लंग्स को ही डैमेज कर देता है। तो लंग्स को उस इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए इम्यूनिटी को डाउन करना होता है। इम्यूनिटी को डाउन करने के लिए हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ते हैं हायर डोज में। जब हायर डोज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। जब हायर डोज में आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड किए तो ब्लड शुगर बढ़ के हो गया 400, वो बढ़ गया। नॉर्मली व्यक्ति को डायबिटीज नहीं थी लेकिन वो शुगर बढ़ गया क्योंकि आपको लंग्स को बचाना था। और यदि ट्रीटमेंट लंबा चला, पेशेंट आईसीयू में लंबा चला उसमें, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। और पेशेंट डायबिटिक भी, मान लो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं हुआ प्रॉब्लम, ये डायबिटिक पेशेंट है उसको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। डायबिटिक है, ऑलरेडी शुगर हायर था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया, शुगर और हायर हो गया, शुगर कंट्रोल में ही नहीं आया। लेकिन लंग्स को बचाने के लिए स्टेरॉइड को बंद करेंगे तो लंग्स तुरंत ही बंद हो जाएंगे, तो काम खत्म हो जाएगा व्यक्ति का। तो भैया ऐसा नहीं कर सकते, तो स्टेरॉइड दिया, शुगर, डायबिटिक ऑलरेडी था व्यक्ति, शुगर लेवल हायर था और ब्लड फेरिटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ था। फेरिटिनिन का लेवल बढ़ा था जो मिल गया उसको। अब फंगस जो कभी बॉडी में अंदर इंटर नहीं करता, उसने देखा चांस, उसको क्या पता फंगस को कि ये ब्रेड है कि इंसान है, उसे लगा तो ब्रेड है। शुगर भी हायर है, आयरन भी हायर साइड है, नमी भी है बॉडी में, मौका भी है, चलो चलते हैं। आ गया, ग्रो किया उसने, ब्लड में आया, वहां से पहुंचा अलग अलग ऑर्गन में अटैक, आंखों में अटैक किया, सब जगह अटैक किया उसने, ब्रेन में अटैक किया। तो खतरनाक है म्यूकरमाइकोसिस उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं, कोविड 19 के कारण जो सीरियस है, मॉडरेट या सीरियस कंडीशन में पहुंच चुके थे, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन हर केसेस में ऐसा होगा जरूरी नहीं है। जितना इसका हाइप क्रिएट हुआ है उतना यदि परसेंटेज वाइज देखें तो पेशेंट काफी कम, लेकिन ये हाँ पहले ये हमें, मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज में कभी था तो एक केस आया था म्यूकरमाइकोसिस का 2000, कब की बात है, 2010 की बात होगी, 2010 या 11 की बात होगी, 11, हाँ 2010-11 की बात होगी। ठीक है, तो वो एक केस आया था, तो हमारे जो सीनियर प्रोफेसर थे मेडिसिन के, उन्होंने बुलाया, डॉक्टर विश्वास नाम था, उन्होंने कहा कि भाई म्यूकरमाइकोसिस का केस आया, चलो दिखाते तुमको। लेके गए डॉक्टर्स को, वो दिखाया, देखो ये म्यूकरमाइकोसिस है। पहली बार लाइफ पूरे मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ता रहा, पूरे 5-7-6 साल पढ़ा, मैंने पीजी भी किया हुआ है, कि सब कुछ किया मैंने म्यूकरमाइकोसिस का केस नहीं देखा था। पढ़ा था किताब में, होता है, पर फ्रैंक केस पीपल्स मेडिकल कॉलेज में देखा, एक केस आया था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट था, वो बताया उन्होंने, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। अब लेकिन जिस प्रकार से फैला, ये क्यों फैला, क्योंकि हमको इम्यूनिटी को डाउन करना पड़ा, मौका मिल गया उसको, शुगर लेवल हायर साइड था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ने और हायर साइड कर रखा था, तो इसीलिए अब एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही देखा सिम्टम, तुरंत जो है वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल करते हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का यूज करते हैं। ठीक है, तो फंगस के इन्फेक्शन जो है वो, लेकिन जिस फंगस डिजीज को हम सब ने देखा है और सबने जो है उसको महसूस किया है, फील किया है, हुआ भी होगा कभी ना कभी, वो है रिंगवॉर्म के। तो कई फंजाई जो है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ऐसी होती है जो रिंग वर्म के लिए रिस्पॉन्स होती है, ये जो कि वन ऑफ द वेरी कॉमन इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, रिंगवॉर्म की बात करें हम, ठीक है, ऐसे देखिए, है ना, क्या इसके सिम्टम होते हैं, देखो यहाँ ड्राई स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, थोड़े स्केल्स निकलते दिखाई पड़ेंगे, ईचिंग होगी इस जगह पे अपना के, और ये आपको जनरली जो है वो जो है इस बीमारी के सिम्टम स्किन में, नेल्स में, स्काल्प में देखा। जो डेंड्रफ है बेसिकली वो भी फंगल इन्फेक्शन एक तरह का होता है, क्रोनिक डेंड्रफ यदि बना हुआ है तो जो है रिंगवॉर्म जो होता है ड्राई स्केली। और याद रखिए क्या होता है, फंगस जो जब भी कहीं ग्रो करेगा ना तो वो फूड को पचाता है, पहले एंजाइम रिलीज करेगा, फूड को पचाएगा, फिर उसे एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में होता है। तो हमेशा जब भी फंजाई ग्रो करेगा ना स्किन पे, तो वो केमिकल छोड़ेगा और वो स्किन को पचाएगा, पचाने के बाद लेगा वो, तो स्किन का थोड़ा सा हिस्सा अंदर धंस जाएगा, ड्राई ड्राई दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना फंगल इन्फेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। देखिए दिस डायग्राम शोइंग द रिंगवॉर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन, डायग्राम बतला रहा है। ठीक है,
है ना। लीजन्स जो होते हैं, जो घाव होंगे, उनमें इंटेंस इचिंग होती है इसमें। और याद रखिए, फंगस को ग्रो करने के लिए उसे चाहिए होता है हीट, चाहिए होता है मॉइस्चर, चाहिए होता है, जहां पर फंजाई आसानी से जो है वो ग्रो कर सकती है। कि जनरली लोगों को जो है ग्रोइन वाले एरिया में, थाई वाले एरिया में इचिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहां पर जो है स्किन टच करती है, ठीक है, और स्किन के टच करने से नमी बनी रहती है, इसलिए यहां पर फंगस सबसे आसानी से ग्रो करता है ग्रोइन वाले एरिया में, ठीक है। और अब आपको क्लियर कर दूं मैं, यदि फंगल इन्फेक्शन होता है तो कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवा मत लीजिए। सिंपल सा फंगल इन्फेक्शन है तो आप एक दवा ले लीजिए। मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई ब्रांड नेम इसलिए लिखता हूं ताकि दवा मार्केट में मिल जाए आपको, ठीक है। मैं सर्टेकेनोजोल लिख दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेडिकल वाला दे नहीं पाएगा। तो मैंने एक दवा लिखी ओनावेट। ओनावेट भी नहीं, सिंपल ओनावेट जो है, इट इज द गुड मेडिसिन। यदि इसको लगाइए दिन में 3 बार, 3 टाइम्स लगाइए इसको, दिन में 3 बार इसको लगाइए, और कम से कम 3 वीक के लिए लगाइए, कि 3 बार 3 वीक इस क्रीम को लगाइए फंगस को ठीक करने के लिए। साथ में जो है वो अपने अंडरगारमेंट्स, कपड़े जो है वो कम से कम दिन में 2 या 3 बार अंडरगारमेंट चेंज करें आपके। और जब भी पसीना आए उसका नहा लें आप, साफ सफाई रखें आपके। और आप कपड़े पहनने के पहले शरीर को पूरा अच्छे से सुखा लें, आप गीले शरीर में कपड़े मत पहनिए, तो इससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली फंगस आगे ना फैले तो नॉर्मली जो है हमको जो क्या करना चाहिए, हमको जो है वो नहाने के बाद शरीर को साफ करेगा। हमको यदि फंगस बार बार हो रहा है तो डस्टिंग पाउडर मार्केट में आता है कैंडिड बी के नाम से। डस्टिंग पाउडर एक पाउडर आता है, टैल्कम पाउडर से पाउडर होता है, इसका डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, कैंडिड बी का इस्तेमाल कीजिए, जो फंगस से बचाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और यदि 3 वीक 3 बार एनावेट लगाने के बावजूद फंगस ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप लगाइए जोले एफ लगाइए। आप इसको भी लगाना है आपको 3 बार, 3 टाइम्स, 3 वीक, ठीक है। और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज स्किन के डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए, दिखाइए उसको, ये कोई सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, क्लियर। फिर रिंग वॉर्म कैसे फैलता है, दूसरे का टॉवल इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरे के कपड़े यूज कर लेते हैं, दूसरे का कंघा यूज कर लेते हैं, कॉम यूज कर लेते हैं, उससे जो है रिंग वॉर्म जो है और डैंड्रफ से फैल सकता है, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है बेटा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको क्या है, हमको पर्सनल और पब्लिक हाइजीन पर ध्यान देना होगा। मैं देखता हूं सड़क किनारे जो है सरकार कुछ भी बोलती रहे, गवर्नमेंट कुछ भी बोलते रहे, लोग सड़क पे चलेंगे, मुंह में गुटखा फंसाएंगे और सड़क किनारे थूकते हुए चलेंगे, ठीक है। ये केवल इतना मैं कहता हूं, ऐसे सारे वीर भारती पुत्रों से कहता हूं, वीर भारती पुत्रों से कहता हूं जो सड़क चलते गुटखा थूकते हुए आगे बढ़ते हैं, आप एक बार हिम्मत करके आप सिंगापुर जाइए, साउथ कोरिया जाइए, जापान जाइए, किसी यूरोपियन देश जाइए, और वहां पे पब्लिक प्लेस पर जैसे आप इतनी आजादी के साथ, भारत सच में एक बहुत आजाद मुल्क है, यहां पर कोई ऐसा कुछ बोल नहीं रहा आपको, के वहां थूक के दिखाइए, अंदर उठा के अंदर डाल देंगे 2-4 दिन के लिए। बहुत हैवी जुर्माना, हैफ्टी जुर्माना लगेगा के, यानी जो हैफ्टी पेनाल्टी लगेगी बकायदा। कभी दुबई में करके दिखाओ, ये करके दिखाओ दुबई के अंदर, तो मालूम चल जाएगा कि भैया कहां पर आ गए हम, ठीक है, ये कहां आ गए हम के, कि गुटखा थूकने पर जो है वो हमको उल्टा टांग देगा यहां पर के। तो ऐसा है कि देश में आजादी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आजाद हैं गंदगी फैलाने के लिए, ठीक है, समझ गए। हमको पहले पब्लिक हाइजीन, देखो पर्सनल, हर आदमी बोलता है कि मैं तो नहा धो के आया हूं, मैं तो नहा धो के आया हूं, नहाया धोया हूं, मैं तो जो है बढ़िया जो है चकाचक हो रहा हूं, मैं तो मतलब अच्छे कपड़े भी पहन लिए मैंने। लेकिन पब्लिक हाइजीन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो हमको सीखना पड़ेगा भाई। मैं हमेशा गुस्सा करता हूं, कोई केला बनाना खाया, छिलके को उसने उठा के सड़क किनारे फेंक दिया, मुझे नहीं, मैंने एक बार, मुझे बहुत ही मतलब आपको बता दूं मैं कि एक मैं कभी भी उस घटना को नहीं भूल पाता हूं कि मेडिकल कॉलेज में मैं था एक समय, तो एक रोड एक्सीडेंट का केस आया था। बाइक थी, बाइक क्या कोई था, एक आती थी पहले एक बाइक नहीं, लूना टाइप की क्या था यार, हीरो पुक करके गाड़ी थी, एक हीरो पुक करके गाड़ी थी, हीरो पुच या हीरो पुक करके गाड़ी आती थी पहले एक, तो वो हीरो पुक थी, बाइक और मोपेड के बीच की कोई चीज थी वो, है ना। तो उसमें बेचारे हस्बैंड वाइफ जा रहे थे उसमें, और वो गाड़ी पुरानी थी, टायर भी उसके थोड़े से स्किनी टायर था ना, जो थोड़े से ग्रुप कम हो चुका वो था। किसी ने केले खा के, केले के छिलके सड़क पे कहीं पड़े होंगे, उनका बाइक उसके ऊपर निकला, पता नहीं वो छिलके पे बाइक का अगला हिस्सा, मोपेड के पहिए पतले होते हैं, निकला, स्लिप मारा वो, और वो लोग उनका मोपेड एक तरफ गिरा, और वो दोनों पति पत्नी कहीं जाके टकरा गए वो, और वो सीवियर इंजरी हुआ उसमें, तो वाइफ खत्म हो गई थी, हस्बैंड जो है वो बहुत दिन तक आईसीयू में रहे वो, सिर्फ इसलिए। देखो उनकी जो गलती थी वो जो थी, माना मैंने,
कि भाई उनकी बाइक के पहिए चेंज कराने थे उनको। लेकिन जो जो आदमी वहां पे केले 4-5-6 केले खा के कोई आदमी वहीं छिलके रख गया सड़क पे, उल्टे रखे थे, जैसे आया बाइक को तो झट से स्लिप मारा उसने। नहीं मालूम वो कौन आदमी था, लेकिन जाने अनजाने उसने किसी की जान को खतरे में डाल दिया। तो ये सब हरकतें हमें नहीं करना चाहिए। हमको ये सड़क किनारे छिलका फेंक देना, चिप्स खाया, अच्छे सुंदर पार्क में गए हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए यहाँ पे। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में तुमने सोचा कभी भविष्य के बारे में? चिप्स खा रहे हैं निकाल निकाल के और थैली वहीं फेंक गए। अरे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, भविष्य के बारे में सोचो, पर वर्तमान के बारे में भी सोच लो कि तुम गंदगी को कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पब्लिक हाइजीन को समझें। सड़क किनारे कोई गंदगी ना करे, टोके हम हमारे देश में टोकने का मतलब आदमी लड़ लेता, मेरी मर्जी, तुम्हारे पिताजी की क्या है। तो जब तक ये सोच चलती रहेगी ना, और आपको तो इसका इंडिकेशन क्या है, ये सोच कब बंद होगी? जिस दिन ट्रेन के अंदर वो जो लोटा रखा होता है ना, समझ गए ना, टॉयलेट में, वो चेन से बंधना बंद हो गया। अभी वो चेन से बंधा होता है, जिस दिन वो टीन का लोटा चेन से बंधना बंद हो गया ना, उस दिन हम समझ जाएंगे कि देश सुधर गया है, देश तरक्की की राह पर पहुंच चुका है। वो इंडिकेशन बता दिया मैंने आपको। जिस दिन ट्रेन के अंदर वो जो लोटा सा, जो मग सा बंधा होता है ना, वो बंधना बंद हो गया ना उस दिन, ठीक है। अब नहीं पता, मैं बहुत दिन से ट्रेन में आता नहीं, आप बताना मेरे को स्टेटस क्या है आज के समय में। तो पब्लिक हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शंस डिजीज के। मेजर्स ऑफ पर्सनल हाइजीन में आपको बॉडी को क्लीन रखना है, आपको ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को लेकर हमेशा ध्यान रखना है, सब्जियां, फल, और आपको जो है फूड को जो है वो प्रॉपर सब्जियों को धोने के बाद, फल को धोने के बाद इस्तेमाल करना है। फूड भी आपको गर्म फूड लेना है, पुराना रखा बासी फूड या खुला रखा भोजन नहीं लेना है आपको, ठीक है, ठीक। एक्सरसाइज करना चाहिए रोज आपको। फिर पब्लिक हाइजीन का मतलब क्या, मैंने कहा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए, हमारे घर के आसपास साफ सफाई होना चाहिए, आसपास गंदगी इकट्ठी होना चाहिए, कि वाटर रिजर्वायर की हेल्थ का ध्यान रखें। आपके कुआं है तो कुएं से पानी पीते तो पोटेशियम परमैंगनेट का समय समय पर इस्तेमाल करते रहे, ताकि उसमें जो है वो जर्म्स ना पनपे कुएं के अंदर के। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी कि आप जो है वो आप जो है जिन प्रैक्टिस के चलते आप जो है वो आपके घर में, हमारे यहाँ पे बिल्डिंग में भी क्या है, जो ऊपर टैंक लगा हुआ है, जो जनरली ड्रिंकिंग वाटर वहां से नहीं आता है ना, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई अलग होता है, लेकिन वो टैंक का भी क्लीनिंग होता है कई बार, ठीक है। स्कूल के अंदर यदि आपके स्कूल में टंकी लगी हुई है, टैंक लगा हुआ है, उस पर लिखा होता है आखिरी सफाई की गई थी आज के 3 साल पहले। प्रिंसिपल को बोलो जाके, अरे सर सफाई करा दो, कम से कम प्रेम से बोलो लिख के, सर हम बीमार पड़ जाएंगे सर, है ना, हमको सफाई करवा टंकी की, है ना, पूरी क्लास की, फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ दिस सेक्शन। अकेला लिखोगे तो प्रिंसिपल बुला के बोलेगा जरा तेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ हो रही है। अपने यहां पे ऐसे ही है कि आवाज उठाने वाले की आवाज दबाने की कोशिश करते लोग बाग। खैर, सच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, वी वोकल फॉर द ट्रुथ, सच के लिए बोलिए हमेशा, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि क्या मेजर इसमें, मैंने आपसे कहा कि जहां से मैंने कब से कहा ना बेटा कि जो यदि आपने ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को लेकर बहुत ध्यान दिया आपने, तो उससे कई बीमारियों से बच सकते हैं आप, जैसे कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से टाइफाइड, अमीबेसिस, एस्क्रेसिस जैसी बीमारियां फैलती हैं। हैजा भी इसमें शामिल होता है बेटा के, तो उनसे बचने का उपाय है कि हम पब्लिक हाइजीन पर बहुत ध्यान दें के। एयरबॉर्न डिजीज की बात करें हम, निमोनिया, कॉमन कोल्ड की बात करें हम के, तो सिंपल सी बात बेटा यहां पर ये कि इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, हमको जो है वो व्यक्ति से जो है, मैंने कहा ना कि आज कॉमन कोल्ड का ही एक खतरनाक रूप सामने आ चुका है, वो है कोविड-19 के। तो निमोनिया हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, इनमें हमको क्या करना है, हमें क्लोज कॉन्टेक्ट से बचना है व्यक्ति के, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होता है, उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी चीजों को इस्तेमाल करने से बचना होता है। ये तरीका होता है एयरबॉर्न इन्फेक्शन से बचने का, ठीक है। जब मलेरिया और फाइलेरिया ऐसी बीमारी की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मच्छर को कंट्रोल करो भाई, आप मॉस्किटो कंट्रोल कीजिए, और मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए आपको मतलब वेक्टर को एलिमिनेट करने पर आपको फोकस करना पड़ेगा बेटा के। कैसे एलिमिनेट करेंगे वेक्टर को, अपने घर के आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, इससे हम डेंगू जैसी बीमारी, डेंगू हुआ, जापानीज एन्सेफेलाइटिस हुआ, ये भी मच्छर से फैलता है, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, जापानीज एन्सेफेलाइटिस हुआ, ये भी मॉस्किटो वेक्टर से फैलता है। तो घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें आपके, ठीक है। कोई पूल है, कोई वो है इस तरह का वाटर बॉडी है, उसको आप जिसका ट्रीटमेंट कराया, उसका आपके घर के आसपास ऐसे बर्तन है या कोई ऐसा कूलर है रखा हुआ है, पुराना सामान कुछ रखा है, उसमें पानी इकट्ठा ना हो, उसका ध्यान रखें आपके। इसके अलावा मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें आपके, और आप जो है वाटर बॉडी कोई तालाब है पास में, तो उसमें आप गैम्बूसिया फिश को लाके छोड़ दें आपके, ये मच्छर के लार्वा खाने वाली मछलियां होती हैं के, और ये आपको जो है मॉस्किटो वेक्टर कम करने से आपको बीमारियों से बचाती हुई है। फिर
इसके अलावा मैंने कहा ना, आप जो है वो मॉस्किटो के लिए आपको गैम्बूसिया फिश का नाम याद रखना बेटा। गैम्बूसिया फिश जो होती है मॉस्किटो लार्वा खाने वाली फिश होती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो में यूज करते हैं। फिर नेट का, अरे ज्यादा मच्छर होते हैं रात को सोते समय, आप जो है सबसे इफेक्टिव मैं कह दूं आपको कि जो ऑल आउट है, कछुआ छाप अगरबत्ती है, ये सब जो है वो आपको भी अफेक्ट करती है। इनसे जो केमिकल फ्यूम उड़ते हैं वो आपकी बॉडी में भी जाते हैं। ठीक है, तो बेहतर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मॉस्किटो नेट का, सोते समय मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें। जब आपको कहीं जाना हो, बाहर बगीचे में कहीं आसपास बैठना हो, तो आप जो है वो आता ना ओडोमा जैसी क्रीम आती है, वो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, दैट इज वेरी इफेक्टिव एक्चुअली। ठीक है, फिर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू करता है, चिकनगुनिया करता है भारत के कई हिस्सों में। तो ये जो है कई, डेंगू भी अपने आप में खतरनाक बीमारी होता है। ब्लड प्लेटलेट काउंट नीचे गिर जाता है और व्यक्ति की कई बार जो है प्लेटलेट काउंट इतना नीचे गिर जाता है व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो जैसे डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, इन बीमारी से बचने के लिए मॉस्किटो वेक्टर कंट्रोल करना जरूरी होता है। ठीक है, फिर अब सबसे बड़ी बात यह कि इन्फेक्शियस डिजीज जो है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए और हम उसके बारे में हमको अलर्ट होकर हमको वैक्सीन लगवाना चाहिए। कि आपने कभी, अब लोग इतना हल्ला मचा है वैक्सीन को लेके, कोविड-19 इतना हल्ला मचा हुआ है, किसी को नहीं नहीं सरकार ये कर रही है। किसी ने क्या बताया मेरे को, अभी किसी बच्चे ने पूछा कि सर क्या वैक्सीन लोगों की जनसंख्या कम करने का तरीका है? मैंने पूछा कैसे? बोला नहीं सर, वैक्सीन लगा के नसबंदी हो रही है। अब बताओ आप कि जिस देश में लोगों को लगता है कि वैक्सीन लगाने से नसबंदी हो जाएगी, तो आप उस देश के लोगों को कैसे समझाओगे आप? कोई बोला कि वैक्सीन के जरिए लोगों को मारने की प्लानिंग चल रही है। अब बताइए आप वैक्सीन कौन कौन लोग लगवा रहे हैं? के मतलब इस तरह के जो र्यूमर्स है ना, ये लोगों, ये बिल्कुल, ये जब सुनते होंगे ना WHO वाले, अब सोचिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कोई बैठा हुआ आदमी, ठीक है, वो जो अमेरिकन डॉक्टर है फॉसी, वो सुनता होगा ना कभी कि भारत के लोग क्या कहते हैं वैक्सीन के बारे में। तो इंग्लैंड के लोग बोल रहे हैं वैक्सीन के बारे में, इंग्लिश लोग, ब्रिटेन, वैक्सीन इज वेरी गुड एक्चुअली, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, द फ्यू पीपल्स मे गेट दिस काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्टेड। ओके, डॉक्टर ने बोला कि आपकी वैक्सीन से कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। मैं तुमको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में से एक है कि भी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह का इश्यू जो है वो बहुत रेयर, मतलब 10 लाख में से एक आदमी में देखा गया। ठीक है, दैट इज पॉसिबिलिटी कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई गाड़ी आके हिट कर दे, उतनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उससे कम है बल्कि। ये इंग्लैंड में क्वेश्चन किया। जब यही क्वेश्चन को ऑस्ट्रेलिया में किसी ने पूछा, उसने पूछा कि भाई I have full faith on COVID-19 vaccine, but I have some reservation about this. Is it effective? What percentage it's saving? What is the percentage of its success rate? And is it really effective? ये ऑस्ट्रेलिया ने क्वेश्चन किया। डॉक्टर ने कहा वहां पे नहीं, इफेक्टिव है 60 से 70% जो है पहले डोज के बाद, दूसरे डोज के बाद आपको 80% तक प्रोटेक्शन देगा कोविशील्ड। समझाया? ठीक है, भारत में आया वही। अब यहां का आदमी का क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर साहब जो वैक्सीन लगवा के नसबंदी हो रही है क्या? डॉक्टर तो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा कि ये नसबंदी का कनेक्शन, वॉसेक्टॉमी, टिवेक्टॉमी विद वैक्सीन कहां से आ गया। ये दूसरा आया, क्या साहब जनसंख्या कम करने के लिए कुछ करवा रहे हो? साहब वैक्सीन क्या हार्ट अटैक है ये? तो ऐसे प्रश्न उनके, तो वो जो वैक्सीन खोजने वाला है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो साइंटिस्ट है, जो लेडी है, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, वो और तमाम साइंटिस्ट सुसाइड कर लेंगे भाई, कूद जाएंगे कुएं में जाके कि अरे भगवान क्या बनाया था और ये क्या बना रहे हैं इसको ये लोग। तो ऐसे मूर्खतापूर्वक प्रश्न पूछना बंद कीजिए पहले तो। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसी से मालूम जाता है कि आदमी किस लेवल पे है। मैंने कहा ना, ऑस्ट्रेलियन का प्रश्न अलग था, ब्रिटिश आदमी का प्रश्न अलग था, भारत के आदमी का प्रश्न अलग ही थी, बिल्कुल डिफरेंट लेवल का। क्यों? वैक्सीन क्या नसबंदी है? अब क्या समझाए ऐसे आदमी को, बताओ क्या बोले। तो साइंस, जबकि मालूम है हर आदमी, भारत के हर आदमी को वैक्सीन लगा जन्म लेते ही। जैसे जन्म हुआ BCG का टीका लगा हुआ है, पोलियो की ड्रॉप पी हुई है उसने, डिप्थीरिया पर्टिस टिटनेस का टीका लगाया हुआ है उसने। ठीक है, उसको जो है वो सब तमाम टीके, टिटनेस, टॉक्साइड, सब टीके लगे हुए आदमी को। तुमको लगे, हमको लगे, सबको लगे बेटा। स्मॉल पॉक्स का टीका लगा हुआ है, टीबी का टीका लगा हुआ है, सब टीके लगे हुए हैं। के जो नई पीढ़ी के जो तुम्हारे बच्चे, तुम जो है, तुम्हारे बच्चों को तो और भी बीमारियों के टीके लगे हुए हैं, लेकिन तब कोई नहीं बोला कि टीके में कोई साजिश है।
आप बोल रहे हैं जब बीमारी इतनी बड़े लेवल पर चल रही है, कैसी मूर्खों ऐसी बात करती लोग। तो अभी जो है ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, जिससे हमने स्मॉल पॉक्स बीमारी को खत्म किया हमने, तो वही हमको फिर से करना पड़ रहा है अभी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटनेस, इनको बड़े पैमाने पर हम कंट्रोल कर पाए हैं सिर्फ वैक्सीन के चलते। यदि आपको बता दूं मैं, आज भी यदि हम वैक्सीनेशन बंद कर दें इन बीमारियों को, छोटे बच्चे को बोल दें कि कोई वैक्सीन मत लगाओ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कई गुना बढ़ जाएगा, जान खतरे में आ जाएगी सबकी, ठीक है। वैक्सीन जो होते हैं दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी ने बड़ी कई सारी वैक्सीन को, आज जैसे जो फाइजर का वैक्सीन है, आज जो मॉडर्ना का वैक्सीन है, वो mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जो कोविशील्ड है वो एडिनो वायरस वेक्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। स्पुतनिक वी है एडिनो वायरस वेक्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड है। भारत जो बायोटेक का जो कोवैक्सीन है वो एटेन्यूएटेड वायरस पर बेस्ड है। तो कई जगह पर जो है बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वैक्सीन को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि आप 18 साल के हैं, उससे ऊपर हैं, तो कोविन में जाके अपने आप को रजिस्टर कराइए, वैक्सीन के लिए अपना शेड्यूल लीजिए, जब भी आएगा शेड्यूल, भाई जब भी मिलेगा, अभी रजिस्टर तो करा लो कि जब भी आएगा आपका तब आप उसको अपने आप लाके अपना शॉट के गेट योर शॉट लीजिए वैक्सीन को, और इस बीमारी को हमेशा देखो। अमेरिका में मास्क बंद हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग बंद हो गई, आज की तारीख में बात कर रहा हूं मैं। दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड ऑन, थोड़ा पहले रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए ताकि ना दिक्कत ना हो आपको किसी कारण, शेड्यूल हमारा, क्योंकि हम लोग का बहुत टाइट शेड्यूल होता है। तो आज 16 मई को लेक्चर रिकॉर्ड किया मैंने, ओके। संडे का दिन है लेकिन मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। संडे को ज्यादा टीवी चालू करके काउच पे बैठ के आराम से टीवी देखता, मूवी देखता, पर काम कर रहा हूं ना, ठीक है। केवल इसलिए ताकि मेरे बच्चों का समय पर चीजें डिलीवर हो सके, उनको कोई दिक्कत ना हो बेटा। तो आज मैं कह रहा हूं कि अमेरिका में ओपन हो चुका सब ये, ठीक है। जीत की घोषणा है कि हम जीत गए हैं हम, ठीक है। हमको भी बेटा ऐसे ही कर रहा है ना, कब तक ऐसे चलता रहेगा? लॉकडाउन 1 साल 1.5 साल में पता नहीं, हमें लगता है हम और कुछ अच्छा कर रहे होते, पर हम सफर है 1.5 साल से फिजिकली जो है वो, मतलब समझ लीजिए कि एक प्रकार से ऑफिसेज का ओपन होना सब खतरे में आ गया है। मतलब कंडीशन कभी तो नॉर्मल करनी पड़ेगी ना। तो वैक्सीन इंपॉर्टेंट टूल है जीत के लिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। अब देखो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको आज के डीपीएस में जो क्वेश्चन दूंगा आपको मैं, तो उन क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन दूसरी बीमारियों के भी होंगे जो एनसीईआरटी के अलावा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे बेटा। तो घबराना बिल्कुल भी मत आप, ठीक है। उनको देखना, जो बने कर देना उसमें से, बाकी को याद रखना दिमाग में, ठीक है। डीपीपी इज नॉट द एग्जाम, डीपीपी इज गिविंग यू इनसाइड ऑफ द एग्जाम कि ये पढ़ा है, ये बनना चाहिए, और ये एक्स्ट्रा ये भी बनना चाहिए। क्लियर बेटा, ठीक है। टेस्ट में मैं आपको जो क्वेश्चन पूछूंगा वो एनसीईआरटी से पूछूंगा, ठीक है, मोस्टली। पर मैं आपको कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको कवरेज बेटा एक्स्ट्रा भी देता हूं, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।